अच्छा, अभी जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नेम है लाइबिलिटीज। अगर आप रिकॉल करें तो हम लाइबिलिटीज के बारे में थोड़ा सा जायज़ा पहले ले चुके थे, जब हमने अकाउंटिंग की बेसिक्स को डिस्कस करना शुरू किया था। तो तब हमने लाइबिलिटीज़ के बारे में डिस्कस किया था कि एसेट्स क्या है, लाइबिलिटीज़ क्या है और इक्विटी क्या है। वहाँ हमने ये बात की थी कि जो लाइबिलिटीज़ हैं ये बिजनेस की एक ऑब्लिगेशन होती है, और ये जो ऑब्लिगेशन होती है ये बिजनेस ने फ्यूचर में पे करना होती है। और साथ ये भी बात डिस्कस हुई थी कि ये किसी पास्ट इवेंट की वजह से अकर होती है। वो पास्ट इवेंट क्या हो सकता था कि या तो आपने कोई एसेट परचेज किया होता था, या आपने कह लीजिए कि कोई सर्विसेज जो है वो कह लीजिए कि आप लोगों ने कहीं से रिसीव की होती थी। समहाउ किसी पर्सन ने आपको या तो सर्विसेज प्रोवाइड की होती थी या आपको एसेट दिया होता था। तो या सर्विसेज आपने प्रोवाइड करनी थी और आपने एडवांस में कैश जो है वो रिसीव कर लिया होता। तो तब भी आप लोगों ने ये कहा था कि जो आपने कैश एडवांस किया वो आपकी लाइबिलिटी है। तो सिंपली क्या बात थी इसमें कि ये बिजनेस की ऑब्लिगेशन है जो बिजनेस ने फ्यूचर में पे करना है। उसी कह लीजिए कि कॉन्सेप्ट से हम इस चैप्टर को लेकर चलेंगे। आपकी बुक में चैप्टर का नंबर है 10। तो लाइबिलिटीज तब डिस्कस हुई थी कि ये दो तरह की लाइबिलिटीज हमारे पास होती हैं, करंट लाइबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज जैसे हमने करंट एसेट को डिफाइन किया था सेम वैसे ही हैं कि जिनकी लाइफ 1 साल या 1 साल से कम हो। और दूसरी बात, अगर आप रिकॉल करें तो हमने इनको डिफाइन करते वक्त ऑपरेटिंग पीरियड के साथ भी कंपेयर किया था, और ये बात की थी कि 1 साल का पीरियड या ऑपरेटिंग पीरियड विच एवर इज हायर या लॉन्गर, वो कॉन्स्टिट्यूट करेगा, वो बेस डेवलप करेगा इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए कि एक पर्टिकुलर लाइबिलिटी आपके पास करंट है या लॉन्ग टर्म। तो अगर रिकॉल करें तो हमने ये बात की थी तब कि अगर एक बिजनेस का ऑपरेटिंग पीरियड 18 मंथ्स का हो और 12 मंथ का पीरियड जो कि 1 साल का टाइम है, इसके साथ अगर ऑपरेटिंग पीरियड को कंपेयर किया जाए तो दोनों में से हाई पीरियड है 18 मंथ्स का टाइम। ये जो 18 मंथ्स का टाइम है ये हमारे पास करंट पीरियड के लिए बेस बन जाता है। इसलिए अगर ऐसा बिजनेस जिसका ऑपरेटिंग पीरियड 18 मंथ्स है तो उसमें तमाम अकाउंट जिनकी लाइफ 18 मंथ्स होंगी वो उसके लिए करंट अकाउंट्स कहलाएंगे, और इसी तरह तमाम ऑब्लिगेशन जिनकी लाइफ 18 मंथ्स होंगी वो उसके लिए करंट लाइबिलिटीज कहलाएंगी। ठीक है, तो ये बात हमने डिस्कस की थी। अब बुक्स में नॉर्मली जो आपको टाइम पीरियड मिलता है वहाँ पर लिखा होता है कि अ पीरियड ऑफ 12 मंथ और लेस देन अ ईयर। बात वो भी ठीक है, इसलिए कि जो नॉर्मल बिजनेस के ऑपरेशंस या ऑपरेटिंग पीरियड आप नॉर्मली देखते हैं 90+% केसेस में, उनमें 1 साल का जो पीरियड है वो ऑपरेटिंग पीरियड से हाई होता है। यानी कि ज़्यादातर बिजनेसेस के जो ऑपरेटिंग पीरियड होते हैं वो 12 मंथ से कम पीरियड में कवर हो जाते हैं। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री देख लें, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसका ऑपरेटिंग पीरियड में भी 3 मंथ्स, मे बी 2 मंथ्स में कंप्लीट हो जाए। अब 2 या 3 मंथ्स को कंपेयर किया जाए 12 मंथ्स के साथ, तो 12 मंथ चूँकि हाई पीरियड है तो इसलिए वहाँ पर आप देखते हैं तो 1 साल का अरसा जो है वो लॉन्गर मिलता है। तो स्टैंडर्ड्स में भी यही बात लिखी हुई है कि विच एवर इज लॉन्गर या हायर। तो ये जो एक्सेप्शनल केस होते हैं, जैसे मैंने कहा था शिप बिल्डिंग कंपनी लगा लें, उस केस में आपको एग्जांपल मिल सकती है कि ऑपरेटिंग पीरियड 12 मंथ से हाई हो। अदरवाइज ज़्यादातर बिजनेसेस जो हम देखते हैं वहाँ पर 12 मंथ का पीरियड ऑपरेटिंग पीरियड से हाई मिलता है। बट अगर किसी बिजनेस का ऑपरेटिंग पीरियड 12 मंथ से हाई है तो उसके लिए तमाम अकाउंट्स ऑपरेटिंग पीरियड का जो ड्यूरेशन होता है उसके लिहाज से वो करंट हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपके सामने आप देख सकते हैं कि लाइबिलिटीज़ की वही बात जो हमने थोड़ी देर पहले की है, यहाँ भी उसी तरह से डिफाइन किया गया है कि ये फ्यूचर में इसकी पेमेंट होना होती है किसी एसेट या सर्विसेज के अगेंस्ट जो एक एंटिटी ने कह लीजिए कि पास्ट ट्रांजैक्शन या इवेंट की वजह से उसको एक्सेप्ट किया होता है, यानी उसकी ऑब्लिगेशन है।
मेन चीजें अगर आप देखते हैं तो आपको नजर आएंगी कि यहाँ पर ऑब्लिगेशन प्रेजेंट टाइम में एग्जिस्ट करती है, यानी कि करंटली वो आपके लिए एक ऑब्लिगेशन है, आपकी जिम्मेदारी है, आप उसके लिए लायबल है कि आप पे करेंगे। क्यों? इसलिए कि कोई पास्ट इवेंट अकर हुआ होगा। वो पास्ट इवेंट क्या हो सकता है, मैंने पहले भी बात किया कि या तो आपने कोई एसेट परचेज किया होगा, या आपने किसी से सर्विसेज ली हैं, या आपने कह लीजिए कि एडवांस कैश रिसीव कर लिया है गुड्स प्रोवाइड करने के लिए या सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। और उसमें पेमेंट जो होती है वो आप फ्यूचर टाइम में करते हैं। वो पेमेंट हो सकती है कि कैश में पे कर दें, सर्विसेज रेंडर कर दें, या गुड्स डिलीवर कर दें। तो समहाउ आपकी फ्यूचर में चलकर ये पेमेंट होना होती है। तो ये तीन चीज़ें इसमें अगर आप देखें तो ये जो आपकी लाइबिलिटीज़ को डिफाइन करने में यूज़ होती हैं वो यहाँ पर हमने शो की है कि तीनों टाइम पीरियड की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। पास्ट का इवेंट होता है, फ्यूचर में पेमेंट होनी है, करंटली आप उसके लिए कह लीजिए कि लायबल है, करंटली आपकी ये ऑब्लिगेशन है। अच्छा, अब अगर हम करंट लाइबिलिटीज की बात करें तो इसकी जो पेमेंट होती है वो या तो कैश में हो सकती है, मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी, या आप इनको पे कर सकते थे सर्विसेज रेंडर करके या गुड्स डिलीवर करके, या ये भी हो सकता है कि किसी एग्जिस्टिंग करंट जो आपकी कह लीजिए कि लाइबिलिटी है उसको करंट एसेट के साथ पे कर दिया जाए। पेमेंट है ना किसी तरह से भी हो सकती है, या एग्जिस्टिंग जो कह लीजिए कि आपकी करंट लाइबिलिटी है उसको न्यू करंट लाइबिलिटीज के साथ एडजस्ट कर दिया जाए। तो समहाउ आपने उसको एडजस्ट करना है, उसको ऑब्लिगेशन को मीट करना है, उसके आपके पास मैकेनिज्म कैश सर्विसेज गुड्स डिलीवर करके उसका एक्सचेंज या उसको ऑफसेट करके ये आपके साथ सारे मैकेनिज्म इसके मिल सकते हैं जिसके थ्रू आप इनको पे कर सकते हैं। तो या ये सेकंड जो पैराग्राफ है यहाँ पे वही बात है जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि ऑपरेटिंग साइकिल या एक कंपनी का 1 साल का पीरियड जो बैलेंस शीट डेट की बात करता है, तो नॉर्मली हम यहाँ पे 1 ईयर 1 साल का टाइम या ऑपरेटिंग साइकिल जो इनमें से लॉन्गर होता है उसको हम बेस बनाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आपको आइडिया होगा, हमारे पास बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटीज की एग्जाम्पल आपको राइट साइड में मिलती थी। अगर बैलेंस शीट में देखते उसमें अकाउंट्स पेएबल थे, नोट्स पेएबल थे। नोट्स पेएबल शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं। इसी तरह एक्रूड सैलरीज थी, एक्रूड वेजेस थी, जैसे यहाँ पे वेजेस पेएबल लिखा हुआ है। वारंटी क्लेम्स हो सकते हैं। इसी तरह लीज लाइबिलिटीज हो सकती हैं जो कि लीज पेमेंट आपकी 1 साल की होती है। सो ऑन, जैसे यहाँ पेरोल टैक्सेस पेएबल है, अनअर्न्ड रेवेन्यूज हैं, ये सारी इसकी एग्जाम्पल हमें यहाँ पर मिल सकती हैं। इसका ऑपोजिट था हमारे पास लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा हो, या ऑपरेटिंग पीरियड और बैलेंस शीट डेट में से जो ऑपरेटिंग साइकिल की बात कर रहे हैं 1 साल जो उस टाइम से ज्यादा हो, यानी कि जो हमारी करंट लाइबिलिटीज ना हो वो हमारे पास लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में आ रही हैं। अब इसमें हमारे पास एग्जाम्पल अगेन नोट्स पेएबल किया जाती है, लेकिन ये नोट्स पेएबल लॉन्ग टर्म होते हैं। यहाँ भी वारंटी लाइबिलिटीज हैं, इट मीन्स कि ये वारंटीज वो होंगी जो लॉन्ग टर्म के ऑब्लिगेशंस को शो करेंगी। यहाँ भी लीज लाइबिलिटीज है, ये वो होंगी जो लॉन्ग टर्म के ड्यूरेशन के लिए हो। और बॉन्ड्स पेएबल हो सकते हैं एग्जाम्पल इसकी, डिबेंचर इसकी एग्जाम्पल हो सकती है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज की। बैंक से लॉन्ग टर्म लोन लेना ये भी इसकी एग्जाम्पल हो सकती है। अब इसमें जब भी हम लाइबिलिटीज की बात करते हैं तो 3 फैक्टर्स माइंड में रखने चाहिए कि हमने पेमेंट किस पर्सन को करनी है। डेफिनेटली आपकी जो ऑब्लिगेशन है वो किसी ना किसी पर्सन के साथ एसोसिएट करेगी कि आपने किस पर्सन को पे करना है, और वो डेट क्या है जिस डेट को आपने पे करना है, और थर्ड कितनी अमाउंट होगी जो कि आप पे करने के लिए लायबल है। तो इनको आइडेंटिफाई करना, माइंड में रखना लाइबिलिटीज को रिकॉर्ड करते वक्त बहुत ही ज़रूरी होता है। अब करंट लाइबिलिटीज की जो एग्जांपल हम बात कर रहे थे उनमें से कुछ कह लीजिए कि जो नॉर्मली यूज होती है या आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रही हैं। तो जरूरी नहीं कि हर बिजनेस में यही करंट लाइबिलिटीज हो, इससे ज्यादा या कम भी हो सकती हैं, या वो कह लीजिए कि नेम इससे डिफरेंट भी हो सकता है, बट क्राइटेरिया वही होना चाहिए जो करंट लाइबिलिटीज के लिए हमने कहा कि 1 साल का पीरियड या ऑपरेटिंग पीरियड विच एवर इज लॉन्गर। अगर उसको मीट कर रहा है कोई भी अकाउंट और आपकी ऑब्लिगेशन है
तो वो आपके लिए करंट लाइबिलिटीज में लाई करेगा। अब ट्रेड अकाउंट्स पेएबल अगर आप रिकॉल करें, हमने पहले बात भी की थी कि ये अकाउंट पेएबल आपके रॉ मटेरियल की परचेजेस के लिए होते हैं, यानी कि आपके जो बिजनेस के ऑपरेशंस होते हैं उनके लिए, जो कह लीजिए कि आप इसको यूज कर रहे होते हैं। आप अपने सप्लायर से रॉ मटेरियल बाय करते रहते हैं, तो आपका एक तरह का उनके साथ इनफॉर्मल एग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ होता है। इसका एक और था, अगर याद करें, अकाउंट पेएबल की जगह हम नोट्स पेएबल भी यूज करते थे। ये नीचे लिखा हुआ है नोट्स पेएबल। अब इसमें एक्चुअल कैश आप बारो कर रहे होते हैं, आप नोट साइन करके दे रहे होते हैं। प्रोमिसिंग नोट की एग्जांपल आपको याद होगा, हमने पहले भी शेयर की थी। तो ये वही नोट पेएबल है आपके पास, इसमें आपको एक्चुअल कैश मिलता है, जबकि अकाउंट पेएबल में एक्चुअल कैश की अवेलेबिलिटी नहीं होती। अकाउंट पेएबल में आप बिजनेस के ऑपरेशंस को सपोर्ट कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल परचेज करके, इन्वेंट्री बाय करके। तो नोट्स पेएबल में एक्चुअल कैश की बोरोइंग है, अकाउंट पेएबल आपको रॉ मटेरियल की परचेज के लिए इशू करते हैं, ये इनफॉर्मल है, और नोट्स पेएबल जरा फॉर्मल है। और दूसरी बात, नोट पेएबल को सम टाइम अकाउंट पेएबल की एडजस्टमेंट के लिए भी यूज होता है कि आपने पहले प्रॉमिस किया हुआ था, वर्बल प्रॉमिस था कि मैं आपको पे कर दूंगा, लेकिन आपने पे नहीं किया, तो लेटर हो सकता है वो पर्सन आपको जरा फॉर्मल अरेंजमेंट की तरफ ले जाए, जिसके लिए आपको फिर नोट पेएबल एक साइन करके प्रोमिसिंग नोट जो है वो इशू करना पड़े। तो ये एग्जांपल मिल सकती थी। अच्छा, पे रोल लाइबिलिटीज, आपको जो आपने एम्प्लॉयज़ को सैलरीज वगैरह पे करनी होती है, एक्रूड सैलरीज, एक्रूड वेजेस, तो चूंकि कंपनीज जो होती हैं वो तमाम एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड एक पे रोल रजिस्टर में मेंटेन करती हैं, तो इसलिए उसको हम पे रोल लाइबिलिटीज के नाम से भी जानते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर डिफरेंट टैक्सेस आ रहे हैं, तो टैक्सेस के अलावा भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं, जैसे इनकम टैक्स होता है, सेल टैक्स है। अब यहाँ पे उसने बताया हुआ फेडरल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस पे जीएसटी है, पीएसटी प्रोविंशियल सेल्स टैक्सेस पेएबल है। अब ये चूंकि अमेरिकन बुक को हम यहाँ पर अडॉप्ट कर रहे हैं, फॉलो किया हुआ है, तो ये वही एग्जाम्पल यहाँ पे पुट की गई है। अब पाकिस्तान में होता है कि आपको ये पीएसटी ना मिले, सिर्फ जीएसटी मिल जाए। तो इस तरह से कह लीजिए कि टैक्सेस की डिफरेंट एग्जांपल मिल सकती हैं। समहाउ ये वो टैक्सेस हैं जो आपने टैक्सेशन अथॉरिटी को पे करना होते हैं, तो आपकी ऑब्लिगेशन है, आप मीन बिजनेस। अनअर्न्ड रेवेन्यू, आपको याद होगा चैप्टर 4 में हमने एडजस्टिंग एंट्रीज को डिस्कस किया था, वहां भी ये बात की थी कि ऐसा रेवेन्यू जो कि आपने रिसीव कर लिया है लेकिन उसको अर्न नहीं किया, यानी कि आपने एडवांस कैश रिसीव किया होता, तो उसको हम किसके लिए, सर्विसेज रेंडर करने के लिए, गुड्स को प्रोवाइड करने के लिए, तो वहां हमने उसको क्या कहा था, अनअर्न्ड रेवेन्यू। तो अगर रिकॉल करें, रियलाइजेशन प्रिंसिपल के अंडर में ये बात की थी कि अनलेस एंड अनटिल आप उसको अर्न नहीं कर लेते, वो आपकी ऑब्लिगेशन रहती है। उसी ऑब्लिगेशन को हम यहाँ पे लायबिलिटी के नाम से जानते हैं। अब अगर जनरल एंट्रीज की बात करें कि इन लाइबिलिटीज के रिलेटेड जनरल एंट्रीज को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, तो आप रिकॉल कर सकते हैं कि हमने ये बात की थी कि जो लाइबिलिटीज का इंक्रीज होता है वो क्रेडिट होता है। आपने कैश रिसीव किया है तो कैश डेबिट हो जाएगा, आपने उसके अगेंस्ट कोई और एसेट रिसीव किया तो वो डेबिट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो आपके सामने स्क्रीन पर एग्जांपल शो हो रही है, इसमें हम ये कह रहे हैं कि नवंबर 14 को आपने सप्लाईज को परचेज किया है ऑन अकाउंट, उधार है, आपकी एप्लीकेशन होगी, और कितनी अमाउंट है, $12,000। ये वही कॉमन एग्जांपल जो पहले हम जनरल एंट्रीज की प्रैक्टिस करते वक्त देखते हैं, ये वही सेम एग्जांपल है कि ऑफिस सप्लाईज आपका एसेट डेबिट हो जाते हैं और अकाउंट पेएबल आपके लिए लायबिलिटी के तौर पर यूज होते हुए क्रेडिट हो जाते हैं। मैं प्लीज इनके डेबिट और क्रेडिट की रीजन नहीं बता रहा, क्योंकि ये आपके साथ बार बार पहले डिस्कस हो चुका है कि क्यों कोई अकाउंट डेबिट होता है और डेबिट को कहाँ लिखा जाए, राइट या लेफ्ट पे, उसके रूल्स क्या हैं, ये आपके साथ पहले डिटेल में डिस्कशन हो चुकी है। उन्हीं अकाउंटिंग रूल्स की बेस पर यहाँ आप देख सकते हैं कि ऑफिस सप्लाईज डेबिट हो रही हैं और अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट हो रहे हैं। समहाउ आपको एग्जाम्पलीफाई करना था, यहाँ पर एग्जाम्पल देनी थी अकाउंट पेएबल के कैसे यूज हो रहे होते हैं बिजनेस में। अब यहाँ पर चले, ये भी प्रोविंशियल सेल टैक्सेस की एग्जाम्पल भी आपके सामने आ रही है। ये अल्टीमेट कंज्यूमर जो होता है उसको पे करना होते हैं, और इसकी परसेंटेज कंट्री टू कंट्री वेरी कर सकती है, प्रोविंस टू प्रोविंस है। पाकिस्तान में हमने कहा कि ये अगर आप देखें तो इसकी जगह और टैक्सेस की लेयर्स हैं, चूँकि ये अमेरिकन सेटअप की है तो हम उसी को लेकर चल रहे हैं, तो इसी की एग्जाम्पल को हम आगे लेकर चल रहे हैं और इसी को हम एग्जाम्पलीफाई यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर वो कह लीजिए कि एंड यूजर ने पे करना है, इसकी परसेंटेज वेरी करती है, हम पहले बात कर चुके हैं। एग्जांपल लेते हैं इसकी, कि सपोज कर लीजिए कि आप
आपने फर्नीचर सेल किया है, ठीक है, ये गुड्स सेल की है एक कस्टमर को, और वो फाइनल कस्टमर जो कि इस फर्नीचर को यूज करेगा, कितने का सेल किया आपने फर्नीचर या गुड्स? 16,000 की। ये गुड्स आपको 12,000 की कॉस्ट में कह लीजिए कि रिकॉर्ड भी मिलती है कि आपने ये गुड्स बाय की थी 12 की, सेल कर दी आपने आगे 16 की। अज्यूम कर लें कि प्रोविंशियल सेल टैक्सेस जो है उसकी परसेंटेज है 6%, ये अज्यूम किया गया है। 7 भी हो सकती है, या किसी प्रोविंस में कोई और भी हो सकती है, या अगर आपको बुक में जो परसेंटेज बता दी जाए या क्वेश्चन में आप वो पिक करेंगे। तो समहाउ यहाँ अज्यूम किया गया है कि ये सेल टैक्स कितना है? 6%। अब सेल की अमाउंट कितनी है? 16,000। तो 16,000 का 6% लेते हैं तो अमाउंट बनती है $960। इट मीन्स ये जो आपने सेल की है 16,000 की, इस पे टैक्स चार्ज हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा 960। लेकिन एक बात तो बताइए, ये टैक्स उसी वक्त पे हो जाता है या लेटर ऑन जो है एक्यूमुलेट होकर पे होता है, एस्टिमेट होता है? तो डेफिनेटली आपको पता है कि ये एक आप बिजनेस जो सेल करता है ये उसका अपना रेवेन्यू नहीं होता। एक बात ये उसने कस्टमर से ऑन द बिहाफ ऑफ द टैक्सेशन अथॉरिटी कलेक्ट किया होता है, तो उसकी एक ऑब्लिगेशन बन जाता है, उसकी लाइबिलिटी बन जाता है। यानी कि ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट या टैक्सेशन की जो अथॉरिटीज हैं उनके बिहाफ पर वो बिजनेस यूनिट कलेक्ट कर लेता है, और लेटर ऑन उसकी लाइबिलिटी होती है कि यही टैक्स की जो अमाउंट 960 कस्टमर से रिसीव की है ये किसको पे करे? एफबीआर को पे करे, अगर पाकिस्तान की बात करते हैं, या टैक्सेशन अथॉरिटी को पे करे। तो इट मीन्स कि ये उस बिजनेस की क्या बन जाती है? लाइबिलिटी बन जाती है। तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्रेडिट होता है, पेएबल आपको पता है यहाँ पर शो हो जाता है। तो सिंपल सेल की ट्रांजैक्शन क्या होती है? कैश पे सेल करें, कैश टू सेल, और 16,000 से कैश डेबिट हो जाता है, 16 से सेल क्रेडिट होती है। लेकिन चूंकि साथ टैक्स भी आपने रिसीव किया है 960, तो इसलिए 16,000 प्लस 960, इस दोनों वैल्यू से आपका कैश डेबिट होता है 16,960 से। सेल आपकी 16,000 से क्रेडिट हो जाती है और सेल टैक्स पेएबल आपका 960 से। और अगर इसको हम कंसिडर करते हैं कि ये बिजनेस जो है ये परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम यूज करता है, तो डेफिनेटली उसको अपनी कॉस्ट को अपडेट भी करना होता है। तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट टू मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्रेडिट 12,000 से। और अगर पीरियोडिक होता फिर इस वाली ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट वही जो जीएसटी था, जनरल स्टेट टैक्सेस, ये पाकिस्तान में आपको पता है 17-18% ये रेशो मिलती है आपको। तो यहाँ पे उन्होंने 7%, जो कि ये बुक का ओल्ड एडिशन हो सकता है, तो हो सकता है कि जब बुक लिखी गई हो उस वक्त वहाँ पर अमेरिकन जो कह लीजिए कि स्टेट्स हैं वहाँ ये 7% जीएसटी का रेट होता। तो समहाउ पाकिस्तान में देखने आपको 17-18% ये इसकी एग्जाम्पल मिल सकती है। तो ये भी जो प्रोडक्ट्स आपकी कह लीजिए कि आप सेल कर रहे होते हैं उन पे अप्लाई होता है। इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं। ये भी उसी तरह का, सिर्फ टैक्स की कह लीजिए कि एक और कैटेगरी आ गई है, एक और टाइप आ गई है। तो यहाँ पर वही बिजनेस जो पहले सेल कर रहा था, हमने उसकी परचेज की एग्जाम्पल ले ली कि उसने परचेज किया है फर्नीचर 20,000 का, और क्रेडिट पे परचेज किया है, टर्म्स नेट 30 के, क्रेडिट पीरियड कितना होगा उसका? मैक्सिमम 30 डेज। तो अब देख ले यहाँ पर आपने क्या परचेज किया है? आपने परचेज किया है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। आपके लिए फर्नीचर क्या है? इन्वेंट्री है। तो इन्वेंट्री आपका डेबिट होता है 20,000 से, अकाउंट पेएबल आपका 20,000 से क्रेडिट हो जाता है। लेकिन जीएसटी की जो अमाउंट है वो भी आपने रिसीव करनी है, क्योंकि आपने पे कर दी या करनी है उस कस्टमर को, अपने सप्लायर को, सॉरी, जिससे आपने ये इन्वेंट्री परचेज की है उसी को आप टैक्स पे कर देते हैं। लेकिन चूंकि आपने इस फर्नीचर को अल्टीमेटली खुद यूज नहीं करना, इसको आप आगे सेल कर देंगे, तो जो पर्सन भी आपसे ये बाय करेगा टैक्स डेफिनेटली वो अल्टीमेटली पे करेगा, जो अल्टीमेट यूजर होता है। इसलिए ये पास ऑन हो जाता है। तो यहाँ पर पेएबल में 1400 टैक्स की अमाउंट ऐड की गई है और 1400 रिसीवेबल के नाम से लिखा गया है। तो कुछ बिजनेसेस जो होते हैं वो इसको जीएसटी रिसीवेबल के नाम से लिखते हैं, कुछ इसको टैक्स रिसीवेबल के नाम से लिख लेते हैं। तो समहाउ आपको याद होगा चार्ट ऑफ अकाउंट पे डिपेंड करता है। हमने ये बात की थी कि चार्ट ऑफ अकाउंट आपका कितना है। तो यहाँ पर ये 1400 7% की बेस पर कैलकुलेट किया गया था कि 20,000 का 7% लिया गया। अदरवाइज पाकिस्तान में देखेंगे तो 17% ले लिया जाएगा, जो कि अमाउंट इससे फिर ज्यादा हो जाएगी 3400।
नेक्स्ट हम देखते हैं जी, हमारे पास एग्जांपल आ रही है कि इसी बिजनेस ने फर्नीचर आगे क्या कर दिया, सेल कर दिया। कुछ फर्नीचर जो उसके पास पड़ा हुआ था इसने क्या कर दिया जी, सेल कर दिया। अब देखिए यहाँ पर फर्नीचर कितने का सेल किया, उसकी वर्थ क्या थी, उसकी कॉस्ट थी 33,750 और सेल कर दिया 45,000 में। आपको याद होगा हमने कहा था कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड होता है फिर जाके सेल प्राइस बनती है, जो कि मार्केट प्राइस होती है। तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस। अब यहाँ पर कैश डेबिट हुआ, क्यों, इसलिए कि अभी मीन वाइल माइंड में रख ले 45,000 ही है यहाँ पर, ठीक है, और सेल क्रेडिट थी 45,000। अब अगेन सेल कितनी की है, 45,000। अगर 7% जीएसटी होता तो 7% ऑफ 45,000 बिकम्स 3,150, तो ये टैक्स की अमाउंट आ जाती। ये आप कस्टमर से कैश ले लेते हैं, जैसे पहले आपने पे कर दिया था, अब आप क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसलिए जीएसटी पेएबल आ रहा है। अब ये जीएसटी पेएबल क्यों यूज किया गया, इसलिए कि आपने गवर्नमेंट को पे करना है, टैक्सेशन अथॉरिटीज को पे करना है, इसलिए यहाँ पर जीएसटी पेएबल का टाइटल यूज हो रहा है, अकाउंट यूज हो रहा है। तो कैश अकाउंट आपका डेबिट हो जाता, सेल्स क्रेडिट हो जाती है और जीएसटी पेएबल। सिंपली जो टैक्स की अमाउंट है वो पेएबल में चली जाती और वही टैक्स की अमाउंट कैश में आ रही है आपके पास 45,000 में ऐड होकर। और अगेन अगर ये परपेचुअल सिस्टम होता तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट टू मर्चेंडाइज इन्वेंटरी क्रेडिट कर देता, जो इसकी कॉस्ट थी फर्नीचर की 33,750, वही अमाउंट डेबिट हो रही है और वही अमाउंट यहाँ पर इसकी क्रेडिट हो रही है। अनअर्न्ड रेवेन्यू एग्जांपल आपको याद होगा चैप्टर नंबर 4 एडजस्टिंग एंट्रीज में हम डिस्कस कर चुके थे कि जब आप एडवांस कैश रिसीव कर लेते हैं तो उस वक्त आपके लिए अनअर्न्ड का टाइटल जो है ये मिलता है और ये आपकी लाइबिलिटी होती है। या आपने फ्यूचर में या तो गुड्स डिलीवर करना होती है, सर्विसेज प्रोवाइड करना होती हैं, या आपने कह लिए इक्विवेलेंट अमाउंट उसको अगर सर्विसेज रिटर्न नहीं कर रिटर्न प्रोवाइड करते तो आपको इक्विवेलेंट अमाउंट जो है वो रिटर्न करना होगी, जो भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशन वहाँ पे। सपोज कर लीजिए कि आपने एडवांस टिकट सेल की, वही एग्जांपल जो पहले भी हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे गिवन है। आपने कैश रिसीव कर लिया तो कैश डेबिट हुआ था, और आपने चूंकि ये जो एडवांस टिकट सेल की थी आपने उनका रेवेन्यू अर्न नहीं किया था, इसलिए यही आपके लिए अनअर्न्ड रेवेन्यू के नाम से लायबिलिटी होती, ऑब्लिगेशन इंक्रीज होती, क्रेडिट हो जाती। तो सिंपली कैश डेबिट अनअर्न्ड रेवेन्यू क्रेडिट हो जाता। एग्जाम्पल यहाँ पे देने का ऑब्जेक्टिव था कि अनअर्न्ड रेवेन्यू आपकी लायबिलिटी होती है, करंट लायबिलिटी, और कैसे यूज हो रही होती है उसको हमने पुरानी एग्जाम्पल के साथ ही क्लियर किया है। अब यही आपको आइडिया है कि जब आप ये सर्विसेज प्रोवाइड कर देंगे, यानी कि ये टिकट्स जो हैं इनमें से कुछ टिकट्स की सर्विसेज आपने रेंडर्ड कर दी, तो वो अनअर्न्ड रेवेन्यू आपका क्या बन जाता, रेवेन्यू अर्नड हो जाता, यानी कि आपकी वो इनकम बन जाता, आपकी वो सेल बन जाता ना रेवेन्यू। तो और लायबिलिटी कम हो जाती तो लायबिलिटी डेबिट हो जाती। अब देख सकते हैं अनअर्न्ड रेवेन्यू डेबिट और पैसेंजर रेवेन्यू या रेवेन्यू अर्न या टिकट रेवेन्यू सिंपली क्रेडिट हो जाता 40,000 से, जितना आपने अर्न कर लिया। ठीक है, मैं इस पे बहुत डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा कि मैंने खुद आपके साथ चैप्टर नंबर 4 में इन ट्रांजैक्शन को एडजस्टिंग एंट्रीज के टाइम पर इन डिटेल एंड डेप्थ डिस्कस किया हुआ है और एक एक रीजन बताई है कि क्यों ये डेबिट होता है, क्यों क्रेडिट होता है। तो उसी अंडरस्टैंडिंग के साथ कि आपके साथ पहले डिस्कस हुआ है, तो ये आपको सिर्फ रिकॉल करवाने की यहाँ ट्राई की जा रही है। अच्छा, अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जी। आपके पास बुक में जो है ब्रीफ एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 10.2। अब एक थोड़ी सी बात अगर माइंड में रख लें कि हम जब भी लोन लेते हैं, जब भी लाइबिलिटीज को रेज करते हैं, तो हमें इस पे सर्टेन एडवांटेजेस होते हैं। आप देखें जब आपकी लाइबिलिटीज होती हैं, आपको उसको कुछ लाइबिलिटीज पे आपको इंटरेस्ट पे करना होता है। इंटरेस्ट आपको याद है एक एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस जो है ये इनकम स्टेटमेंट में रिपोर्ट होते हैं। इनकम स्टेटमेंट में आपको पता है दो ही अकाउंट होते हैं, या आपके रेवेन्यू होते हैं या आपके एक्सपेंसेस होते हैं। अब इंटरेस्ट को हमने एक्सपेंस बोला है, तो आपको पता है कि जैसे जैसे एक्सपेंसेस की अमाउंट इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे टैक्सेबल इनकम क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो चूंकि इंटरेस्ट एक्सपेंस है आपने पे तो करना ही है, लेकिन ये अलाउ भी है आपको कि आप इसको टैक्स पर्पस के लिए रिकॉर्ड कर सके इनकम स्टेटमेंट में, यानी कि टैक्सेबल इनकम से पहले आप इसे रिकॉर्ड करते हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस के नाम से आप याद कर लें EBIT, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस में से इंटरेस्ट पहले माइनस होता था इंटरेस्ट एक्सपेंस, फिर आपके पास आंसर आता था अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस का, और उसी अर्निंग बिफोर टैक्सेस पे आप टैक्स चार्ज करते थे, टैक्स अप्लाई करते थे।
तो समहाउ शॉर्ट बात ये है कि जो आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस है ये टैक्स डिडक्टिबल होता है। इसके मीनिंग है कि जब ये इनकम स्टेटमेंट में इंटरेस्ट एक्सपेंस लिखा जाएगा तो आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है। जितनी अमाउंट से इंटरेस्ट एक्सपेंस लिखा जाएगा उतनी अमाउंट से टैक्सेबल इनकम कम रिपोर्ट होगी। तो चूंकि इनकम कम रिपोर्ट होगी तो टैक्स भी कम पे करना पड़ेगा। किस वजह से कि आपने इंटरेस्ट पे तो करना ही था, लेकिन इसको आपने साथ साथ टैक्स की कैलकुलेशन के लिए भी एडजस्ट कर लिया कि टैक्सेबल एक्सपेंस कंसिडर किया कि इसको आपने अलाउ किया गया आपको टैक्सेशन अथॉरिटीज की तरफ से कि आप जब भी टैक्सेबल इनकम अपनी कैलकुलेट करें तो उसमें आप इसको माइनस कर सकते हैं। तो डेफिनेटली इनकम कम होगी इसकी वजह से, तो आपका टैक्स भी क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन उसी कह लीजिए कि पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है क्या यहाँ पर, one of the advantages of borrowing is that interest is deductible for income tax purposes. A, if a company pays 8% interest to borrow 5 lakh, 5 लाख का लोन लिया 8%, आपको पता है हमने कही थी बात कि ये इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है, फिक्स है जिसकी ममानियत भी है इस्लाम में। तो कहते हैं जी कि इफ अ कंपनी पेज 8% इंटरेस्ट टू बारो 5 लाख, अब 8% किस पे किया जाएगा, 5 लाख पे। बिजनेस को प्रॉफिट और लॉस हो ये आपके कमिटमेंट है कि आपने पे करना ही है। तो सिंपली 5 लाख का 8% लेंगे तो बनेगा 40,000। तो 40,000 जो है इसका इंटरेस्ट बन सकता है एनुअल टाइम पीरियड का, क्योंकि इसके साथ कुछ भी मेंशन नहीं है। तो हम 8%, आपको पता जो भी ये परसेंटेज होती है नॉर्मली एनुअल टाइम को शो करती है। नेक्स्ट क्या है, बट इज इन एन इनकम टैक्स ब्रैकेट दैट रिक्वायर्स इट टू पे 40% इनकम टैक्स। अब इस पे आपने क्या करना है, 40% जो है ये इनकम टैक्स पे करना है। यानी कि टैक्स रेट आपको प्रोवाइड किया गया है, टैक्स रेट यहाँ पे कितना है, 40%। यानी कि इनकम स्टेटमेंट जो है ये आपकी ये शो करती है कि आप कितना टैक्स पे करेंगे, 40%। ये 40% टैक्स आपका जो है ये पे हो जाएगा आपकी टैक्सेबल इनकम में से। हम इसको देखेंगे यूज कहाँ करेंगे कि कहाँ यूज होता है। आपने ये इन्फॉर्मेशन माइंड में रखनी है कि 8% इंटरेस्ट रेट है, 5 लाख लोन है और 40% जो है ये आपका क्या यहाँ पर इनकम टैक्स रेट है। कहता क्या क्वेश्चन में, व्हाट इज द एक्चुअल नेट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट कॉस्ट। कहता है कि टैक्स के बाद बताइए इंटरेस्ट की कॉस्ट क्या होगी। भाई ये तो आपको नजर आ रहा है कि टैक्स से पहले कितनी है 40,000, 8% ऑफ 5 लाख कितना बनता है 40,000। लेकिन कहता है 40% का जो बेनिफिट आपको मिल जाएगा, टैक्स शील्ड मिल जाएगी, उसके बाद बताइए नेट कॉस्ट आपको क्या इसकी बेयर करना पड़ती है, दैट द कंपनी इनकर्स। अब इसी को देखिए यहाँ पे हमने सॉल्व किया हुआ है। अब नेक्स्ट स्लाइड पर जरा देखिए, यहाँ पर हमने यहाँ पे शो किया है कि कितना लोन था 5 लाख। इस 5 लाख डॉलर का कितना पे करेंगे आप, 8%। तो 8% ऑफ 5 लाख बिकम्स $40,000। ये यहां तक कैलकुलेशन तो आपको पहले से क्लियर है, आप ऐसे ही करते आए हैं। यहां तक जो कैलकुलेशन है ये तो आप लोग पहले ही करते हैं। ये कैलकुलेशन जो है मैंने कहा पहले भी आप यही करते आए हैं। तो 40,000 जो है ये आपके पास इंटरेस्ट कॉस्ट, आपको आइडिया है प्रिंसिपल वैल्यू का परसेंटेज ले ली तो ये आपके पास इंटरेस्ट कॉस्ट आ गई। लेकिन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि नेट कॉस्ट क्या है, कि इस 40,000 इंटरेस्ट एक्सपेंस की वजह से आपको जो टैक्स बेनिफिट मिलता है वो बेनिफिट जो कि आपको मिला है, ये आपका देखिए 40,000 एक्सपेंस हुआ है, ये आपके लिए आउटवर्ड है और ये आपके लिए बेनिफिट है, ये आपको शील्ड मिलती है इसकी वजह से। किसकी वजह से, इस 40,000 की वजह से। कि जब ये 40,000 आप इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे तो आपकी टैक्सेबल इनकम क्या हो जाएगी, इसकी वजह से कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो चूंकि इस 40,000 की वजह से आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो जानी है, तो इसलिए इसकी वजह से आपका टैक्स भी सेव होना है। कितना सेव होना है, जितने से ये एक्सपेंस वहां रिपोर्ट हुआ है, ठीक है। तो चूंकि 40,000 से रिपोर्ट हुआ है और टैक्स रेट क्या है 40%, तो 40,000 का 40% लेते हैं तो वो बनता है 16,000। यानी कि अगर ये रिपोर्ट करते हैं तो 16,000 कम टैक्स पे करना पड़ता है आपको। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए दो पैरेलल वैल्यूज को ड्रॉ कर सकते हैं। एक इनकम स्टेटमेंट वो ड्रॉ करें जिसमें 40,000 इंटरेस्ट एक्सपेंस लिखें,
और दूसरी वो ड्रॉ करें जिसमें आप ये इंटरेस्ट एक्सपेंस रिपोर्ट ना करें। आप देखेंगे जिसमें आपने ये रिपोर्ट नहीं किया होगा उसमें टैक्स 16,000 ज्यादा होगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये इंटरेस्ट एक्सपेंस की वजह से आपका टैक्स 16,000 से सेव हो रहा है। तो समहाउ पे करना था 40, इसी की वजह से आपको बेनिफिट मिल गया टैक्स का 16,000। तो देखा जाए नेट कॉस्ट इंटरेस्ट की आपके लिए 40,000 नहीं है, रादर 40 में से 16 माइनस करते हैं तो 24,000 है। यही क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि बताइए नेट कॉस्ट डॉलर में कितनी आ रही है जो कंपनी को पे करना होगी, जो कंपनी को इनकर करना होगी। व्हाट इज द एक्चुअल नेट ऑफ टैक्स, नेट ऑफ टैक्स, ठीक है, कॉस्ट दैट द कंपनी इनकर्स, हमने बता दिया कि 24,000 है। सेकंड है व्हाट इज द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट दैट इज पेड बाय द कंपनी। इफेक्टिव का मतलब है जितना कंपनी एक्चुअली बेयर कर रही है, जितना कंपनी एक्चुअली ये इंटरेस्ट एक्सपेंस परसेंटेज में कह लीजिए कि बेयर करती है। दिखने में कितना है 8%, 40% इसमें क्या मिल जाती है सेविंग्स। तो 40% अगर सेविंग्स माइनस कर दी जाए इसमें से तो रिमेनिंग क्या मिल जाएगी नेट कॉस्ट की परसेंटेज जो इफेक्टिव है, जो आपको एक्चुअली अफेक्ट कर रहा है। भाई पे तो आप करते हैं 8%, लेकिन 40% आपको सेव भी तो उसी में से हो जाता है। तो नेट कितना इफेक्ट है 4.8%। ये 4.8 कैसे मिला है 1 माइनस टैक्स परसेंटेज, 1 माइनस टैक्स परसेंटेज। तो टैक्स परसेंटेज 40 थी तो 40 100 में से माइनस कर दिया, पीछे कितना बचा 60%। तो इट मींस आपके लिए जो कॉस्ट है वो 60% है। तो 60% ऑफ 8%, 8% का 60% लिया तो बनता है 4.8%, या 0.6 को मल्टीप्लाई किया 8% से तो आंसर कितना आता है 4.8%। इसी को अल्टरनेटिवली हम कैलकुलेट कर सकते हैं अमाउंट से भी। आपने नेट कितनी अमाउंट बताई थी कि आपको इंटरेस्ट की नेट कॉस्ट बेयर करना पड़ रही है, वो थी 24,000। इसी 24,000 को हम डिवाइड कर देते हैं किस पे, जो प्रिंसिपल वैल्यू थी, जो लोन था वो 5 लाख था। अब दिखने में 40 था लेकिन एक्चुअल कितना था 24। तो 24 को 5 लाख पे डिवाइड किया तो अगेन आपको नेट परसेंटेज मिलती 4.8%। ये तो था हमारे पास कि अगर हम लायबिलिटीज पे जिन पे इंटरेस्ट पे करना होता है उससे बेनिफिट देखना चाहें, टैक्स बेनिफिट, और नेट कॉस्ट देखना चाहें तो वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो चीज। नेक्स्ट आया था हमारे पास नोट्स पेएबल। चूंकि ये रिटर्न होता है और ये प्रॉमिस होता है कि आप एक पर्टिकुलर डेट पे पर्टिकुलर अमाउंट फ्यूचर में पे करेंगे, तो प्रॉमिस टू पे होता है। अब इसमें डेफिनेटली आपके पास इंटरेस्ट की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है चूंकि ये रिटर्न और फॉर्मल एग्रीमेंट आपके पास आ जाता है, ठीक है। तो क्या रीजन थी हमने पहले डिस्कस कर लिया कि या तो कैश आप बारो करते हैं या ऑलरेडी जो आपने क्रेडिट पे मर्चेंडाइज को परचेज किया होता है उनको एडजस्ट करने के लिए होता है, ठीक है। या तो बैंक से लोन ले सकते हैं, सप्लायर के लिए अकाउंट पेएबल के एडजस्टमेंट में आप इसको यूज करते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल है जी, आप सपोज कर लीजिए कि इस एग्जांपल को हम ये कह रहे हैं कि आपने अपने सप्लायर को 6,000 पे करना था अकाउंट पेएबल का। आपने क्या किया, आपने नवंबर 23 को उसको $1,000 कैश पे कर दिया और कहा कि रिमेनिंग 5,000 जो है ये मैं आपको 60 डेज के बाद पे करूंगा। लेकिन उस पे आपने कहा कि मैं आपको इंटरेस्ट भी पे करूंगा 12%। ये जो परसेंटेज होती है ये प्रिंसिपल वैल्यू जो कि यहाँ 5,000 है उसकी पे होगी, ठीक है। कितने डेज के आप प्रॉमिस किया आपने, 2 मंथ्स का या 60 डेज का है। डेज है तो हम भी डेज में लेकर चलेंगे कैलकुलेशन को। अब देखिए आपने क्या किया, आपने ये 6,000 का अकाउंट पेएबल एडजस्ट किया है। इट मींस ये अकाउंट पेएबल की लायबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो चूंकि ये लायबिलिटी आपकी कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, तो डिक्रीज इन लायबिलिटी क्या होता है, डेबिट। फिर बता दो, आप एक्सचेंज कर रहे हैं अपने अकाउंट पेएबल को विद नोट पेएबल, तो एक्सचेंज किया है ना, तो जो लायबिलिटी नई आपकी जनरेट हो रही है वो क्रेडिट हो जाएगी, देखिए नोट पेएबल, और जो पुराने वाली आपकी एग्जॉस्ट हो रही है, एंड हो रही है, फिनिश हो रही है, उसको आप डेबिट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे अकाउंट पेएबल आपका डेबिट हो जाता 6,000 से, नोट पेएबल आपका क्रेडिट हो जाता 5,000 से, क्योंकि आपने नया नोट इशू किया है ना, ये आपकी लायबिलिटी है, तो इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट होता है। तो कैश आपने पे किया था $1,000,
तो इसलिए कैश भी आपका क्रेडिट हो जाता है। तो ट्रांजैक्शन आपको मिलती है अकाउंट पेएबल डेबिट $6,000, कैश क्रेडिट 1000 और नोट पेएबल क्रेडिट $5,000 से। ये सिर्फ एग्जांपल थी कि नोट्स पेएबल अगर आप कैश की बजाय अकाउंट पेएबल को एडजस्ट करने के लिए इशू करें। अच्छा, यही ये नोट पेएबल अगर आप कैश रिसीव करते हैं इसके अगेंस्ट तो क्या हो जाता है, कैश डेबिट और नोट पेएबल क्रेडिट 5000 से। अगर आप बैंक को लोन के लिए अप्लाई करते और उसके लिए उसको नोट साइन करके दे देते तो आपके पास कैश आता, कैश आपका डेबिट हो जाता 5000 से, और आप लाइबिलिटी ऑन करते उसको, आप कह लीजिए कि पे करने के लिए अपनी ऑब्लिगेशन जो है वो कह लीजिए कि एग्री करते, तो आपकी लाइबिलिटी होती नोट पेएबल क्रेडिट हो जाता। तो सिंपली अगर कैश रिसीव करते आप नोट पेएबल को इशू करके तो कैश डेबिट होता और नोट पेएबल क्रेडिट हो जाता। नेक्स्ट देखिए जी, इसी के रेलेवेंट हम नोट्स पेएबल का जो अभी हमने इशू किया था नवंबर 23 को, अब नवंबर 23 से लेकर दिसंबर 31 तक का टाइम देखना है। अब दिसंबर 31 को अज्यूम कर लें कि इस बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होना है। इट मींस बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर होंगी। आपको याद होगा रियलाइजेशन प्रिंसिपल जो है एक्रूवल मेथड के अंडर जो है, अगर कोई एक्सपेंस अगर हो चुका हो, वो चाहे पे हो या ना हो, आपको रिकॉर्ड करना होगा। अब नवंबर को आपने ये नोट इशू किया था 5000 का, ये जहां पे पॉइंटर है जी, हाईलाइटर जो है पॉइंटर आपको नजर आ रहा है, ये 5000 का नोट आपने कब इशू किया था, नवंबर 23 को। अब आप ट्रांजैक्शन कब कर रहे हैं, दिसंबर 31 को। क्यों, इसलिए कि आप अपनी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं, आपका ईयर एंड हो रहा है, ठीक है। तो नॉर्मली ईयर हम देख रहे हैं, जो इतने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं दिसंबर 31 पे अज्यूम कर रहे हैं हम कि एंड होता है, तो इसलिए दिसंबर 31 पे जो ईयर एंड होता है उस पे हम ट्रांजैक्शन देख रहे हैं कि इसकी क्या रिकॉर्ड होगी। तो इसलिए यहां पर देखिए, अब दिसंबर 31 को आपने देखा जाए क्या 2 मंथ्स का टाइम कंप्लीट हो चुका है, बिल्कुल भी नहीं हुआ जी। नवंबर 23 को इशू किया था आपने ये नोट, तो नवंबर 23 में अगर डेज देखे जाए, नवंबर के 7 डेज और दिसंबर के 31 डेज, तो 31 प्लस नवंबर के 7 डेज, ये बनते 38 डेज। आपने तो ऑब्लिगेशन जो है वो एक्सेप्ट की थी कि 60 डेज के बाद इंटरेस्ट पे करना है। अब यहाँ पे आप क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप अपनी इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, आप अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं, सिंपली आपका ईयर एंड हो रहा है, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर कैश की इन्वॉल्वमेंट तो नहीं होनी, लेकिन चूंकि मैचिंग प्रिंसिपल ये भी कहता है कि जिस पीरियड का एक्सपेंस है उसको उसी में लिखा जाना चाहिए, और एक्रूवल आपको ये अलाउ करता है कि चाहे उसकी पेमेंट हुई है या नहीं हुई आप रिकॉर्ड कर लेंगे। रियलाइजेशन भी आपको यही कहता है वहां पर कि वो अगर एक्सपेंस आपका रिकॉर्ड हो जाना चाहिए जैसे ही वो इनकर हो। तो चूंकि यहाँ पर ये आपका एक्सपेंस अकर हो चुका है, कितने डेज का अकर हो चुका है, 38 डेज का। जब आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं उस टाइम तक आपके पास ये एक्सपेंस कितने डेज का अकर हो चुका है, 38 डेज। या आप देख सकते हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये 38 डेज कैसे हैं कि नवंबर के 7 डेज और दिसंबर के 31 डेज, तो ये दोनों टाइम पीरियड जो है वो मिलाकर 38 डेज को बनाते हैं। तो 38 डेज का हम यहां पर एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। तो ट्रांजैक्शन में फिर रिपीट कर रहा हूं, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस इनकर हो रहा है लेकिन पे नहीं हो रहा। पे करना तो है ना, तो चूंकि पे करना है ये आपकी ऑब्लिगेशन बन जाता है, ये आपकी लायबिलिटी है, तो इंटरेस्ट पेएबल। एक्सपेंस कौन सा है, इंटरेस्ट एक्सपेंस, तो इसलिए ट्रांजैक्शन क्या बनती, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। रिकॉल कर ले चैप्टर नंबर 4 एडजस्टिंग एंट्रीज में हमने ये ट्रांजैक्शन वहां भी रिकॉर्ड की हुई है कि इंटरेस्ट एक्सपेंस आपका डेबिट हुआ था और इंटरेस्ट पेएबल आपका क्रेडिट हुआ था। प्लीज अभी मैंने सिर्फ आपको यहाँ पर ये बताया है कि इसमें इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है ये डेबिट क्यों हुआ है और आपका पेएबल क्रेडिट क्यों हुआ है। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट क्यों हुआ है और इंटरेस्ट एक्सपेंस क्रेडिट क्यों हुआ है। इसके साथ अभी हम आपको बताते हैं जी कि इसकी जो अमाउंट्स हैं ये कैसे कैलकुलेट होंगी। कितनी अमाउंट का आपने ये नोट इशू किया था, 5000 की अमाउंट का, तो ये 5000
और इंटरेस्ट रेट उस पर क्या था 12%, तो 5000 का लिया 12%। फिर ये जो 12% इंटरेस्ट यहाँ से कैलकुलेट होके मिलता वो एक साल का होता। हमें कितने डेज का चाहिए? 38 डेज का। तो हम सिंपली अगेन क्या करते, 38 से मल्टीप्लाई करते और 365 जो कि एक साल में डेज होते उस पर डिवाइड कर देते, तो हमें 38 डेज के इंटरेस्ट एक्सपेंस की अमाउंट फाइंड आउट हो जाती। तो यही $62.47 अमाउंट डेबिट और क्रेडिट में रिपोर्ट हो जाती है। मैं फिर इस सारी बात को रिपीट करता हूं, आपने दिसंबर 31 को इसलिए ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की कि आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहे थे, तो उसमें आपने अपडेट करना होता है अपनी तमाम लाइबिलिटीज को भी, अपने एक्सपेंसेस को भी, अपने रेवेन्यू को भी, अपनी इक्विटी को भी, अपने एसेट्स को भी। जो अकाउंट उस डेट तक जितनी अमाउंट उसकी वैल्यू बनती है वो आपने रिपोर्ट करना होते हैं। तो चूंकि 38 डेज का एक्सपेंस आकर हो चुका था, आपको रिकॉर्ड करना पड़ा, लेकिन पे नहीं हुआ था, पे करना है 60 डेज के बाद, इसलिए इसको पेएबल कर दिया गया। अब आप देखेंगे जब हम नेक्स्ट पे करेंगे तो वहां पे यही पेएबल आपका जब पे करेंगे डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि वहीं पे यही ट्रांजैक्शन हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब 60 डेज इसके कंप्लीट कब होते हैं? जनवरी 22 को। नवंबर 23 से लेकर जनवरी 22 तक आप डेज काउंट कर लें, 60 डेज बनते हैं। और 60 डेज का ही प्रॉमिस था आपका इस नोट्स पेएबल को पे करने का। अब आपने क्या करना है, आपने जनवरी 22 को इसी नोट को पे कर देना है 5000 की जो आपकी लायबिलिटी थी। आप देख सकते हैं जी फर्स्ट ट्रांजैक्शन में आपके पास यहाँ पर नोट पेएबल ये देखिए क्रेडिट हुआ है 5000, ये क्या हुआ है? क्रेडिट। इसको जब पे करेंगे ये 5000 नोट पेएबल आपका जो क्रेडिट हुआ था इसे क्या हो जाना चाहिए? डेबिट हो जाना चाहिए। तो आप देखिए वहां जब पेमेंट इसकी हो रही है उसमें यही 5000 नोट पेएबल आपका डेबिट हो रहा है। ये देखिए नोट पेएबल आपका डेबिट हो रहा है 5000 से, चूंकि जब हमने इसको इशू किया था, क्रेडिट किया था, पे कर रहे हैं तो इसको डेबिट कर दिया। दूसरी बात, ये इंटरेस्ट पेएबल 62.47 वो है जो हमने यहां पे रिकॉर्ड किया था। ये देखें हमने इंटरेस्ट पेएबल दिसंबर 31 को इसको रिकॉर्ड किया था ना, लेकिन इसको पे तो करेंगे ना कब? जब 60 डेज कंप्लीट हो जाएंगे। चूंकि रिकॉर्ड हो चुका है लेकिन पे नहीं हुआ। एक्रूड एक्सपेंसेस एडजस्टिंग एंट्रीज में डिस्कस हुआ था ये। तो ये इंटरेस्ट पेएबल आपका यहाँ पर जब पे हो जाएगा तो डेबिट हो जाएगा। देखिए इंटरेस्ट पेएबल 62.47 उसी अमाउंट से डेबिट हो रहा है। 38 डेज का इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो रिकॉर्ड हो चुका था लेकिन पे नहीं हुआ। अब कितने डेज रहते हैं? 38 डेज का रिकॉर्ड हो चुका है, टोटल डेज थे कितने? 60, बचते कितने हैं फिर? 22 डेज जो इस ईयर के हैं, जनवरी के मंथ के बनते हैं। तो इट मींस इंटरेस्ट एक्सपेंस लिखा जा चुका है 38 डेज का। कितने डेज का रहता लिखने वाला? 22 डेज का। तो जैसे 38 डेज की अमाउंट कैलकुलेट हुई थी वैसे ही 22 डेज की अमाउंट कैलकुलेट हो रही है कि 5000 का 12% लिया, डिवाइड किया 365 पे, मल्टीप्लाई किया 22 से, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस की अमाउंट मिल गई आपको 22 डेज की 36.16। यही इंटरेस्ट एक्सपेंस यहाँ पे आपने देखिए डेबिट कर दिया, जो कि एक्सपेंस का इंक्रीज डेबिट होता है। फिर देखिए ये आपने एक तो नोट पे करना है 22 को, एक आपने ये इंटरेस्ट पे करना है, एक ये इंटरेस्ट पे करना है। इन दोनों का अगर आप टोटल देखेंगे तो ये आपको कोई रफली $99 की अमाउंट मिलती है या $100 की। 99 अप्रोक्सीमेट अमाउंट मिलेगी, 99 या 99.5 कुछ इस तरह से अमाउंट, या 99 लगा लें चलिए, 98.5 या 99। टू पार्ट्स में इसलिए इसको स्प्लिट करना पड़ा कि ये अमाउंट हमें रिकॉर्ड करनी पड़ी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते वक्त, जो कि पे नहीं करना था, पे अब करना है। इसलिए इस कैश में देखिए ये 62.47 भी है और इसी कैश में 5098.63 है, यहाँ पे शो भी हो रहा है टोटल 98.63। तो ये इंटरेस्ट एक्सपेंस ये वाला भी है। तो सिंपली एक आपने नोट पे कर दिया, एक आपने ये वाला इंटरेस्ट एक्सपेंस जो पहले रिकॉर्ड कर लिया था लेकिन पे नहीं किया, इसको पे कर दिया, ये भी इसी में चला गया। और एक अभी जो रिकॉर्ड कर रहे हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस और साथ पे भी कर रहे हैं, इसको भी साथ रिकॉर्ड कर लिया। इसकी आप 3 ट्रांजैक्शन अलग अलग भी रिकॉर्ड कर सकते हैं।
मैं ये तीनों ट्रांजैक्शन वन बाय वन यहाँ पे बोल देता हूं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। एक ट्रांजैक्शन ये हो जाती नोट पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट कितनी अमाउंट से, 5000 से। दूसरी ट्रांजैक्शन ये हो जाती इंटरेस्ट पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट 62.47 से। थर्ड ट्रांजैक्शन ये हो जाती इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट 36.16 से। चूंकि जितनी मैंने अभी तीनों ट्रांजैक्शन को आपके सामने रखा है, इनमें आप देखते हैं तो कैश हर ट्रांजैक्शन में क्या मिलता है आपको, क्रेडिट मिलता है। इसलिए हमने कंपाउंड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर ली जिनमें कैश क्रेडिट कर लिया टोटल अमाउंट से जो उनकी बनती है, और हर डेबिट को यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जी ये हम जब चैप्टर अपना यही कंप्लीट कर रहे होंगे, एंड में आपको मिलेंगी एस्टिमेटेड लायबिलिटीज। ये लॉन्ग टर्म भी मिल सकती हैं और आपको शॉर्ट टर्म भी मिलती है। एस्टिमेटेड लायबिलिटीज वो होती है जिनके बारे में हम सर्टेन नहीं होते, हमें सिर्फ उन अमाउंट्स को क्या करना पड़ता है, एस्टिमेट करना पड़ता है ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंस और नॉलेज और एक्सपर्टीज। हम एक रीजनेबल एस्टिमेट लगाते हैं उन लायबिलिटीज का। आपको याद होगा कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल के अंडर अपनी ऑब्लिगेशंस को हम हाई पिच की तरफ लेके जाते थे, तो इसलिए चूंकि एस्टिमेट करना है, अगर एस्टिमेशन आपके पास दो हो तो जो ज्यादा अमाउंट शो करेगा उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। इसकी एग्जांपल हमें क्या मिल सकती है, इस एग्जांपल मिलती है की जो वारंटी होती है, आप प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं साथ वारंटी देते हैं, तो वारंटी में से कौन कौन से क्लेम्स आपको मिलेंगे वो आपको आइडिया नहीं होता, लेकिन चूंकि आपकी ऑब्लिगेशन है, आपने पे करना ही है, तो इसलिए वारंटी आपकी लायबिलिटी होती है और आपको इसको शो करना पड़ता है। गाड़ी सेल करें, उसमें आपको आइडिया होगा 6 मंथ तक जो ऑयल चेंज करना, फिल्टर वगैरह, उसकी इस तरह की जो ट्यूनिंग वगैरह होती है वो उसकी वारंटी में आ जाती है, उसकी वो फ्री सर्विस में आ जाती है, तो वो कंपनी की लायबिलिटी होती है, वो एस्टिमेटेड लायबिलिटीज की एग्जाम्पल होती है। अब इसी तरह कंपनीज के जो इनकम टैक्स की कैलकुलेशन होती है वो भी एक एस्टिमेट होता है, चूंकि एडवांस पे होता है इनकम टैक्स, क्वार्टरली पे हो रहा होता है और वो एक एस्टिमेशन होती है, तो इसलिए उसको भी हम कारपोरेट के जो इनकम टैक्सेस होते हैं उन्हें भी हम एस्टिमेटेड लायबिलिटीज की बात करते हैं। समहाउ इन्हें रीजनेबल एस्टिमेट के अंडर जो है अमाउंट्स को डिटरमिन करना चाहिए और बैलेंस शीट में हम इन्हें रिकॉर्ड करते हैं। किस पीरियड में लिखा जाए, भाई जिस पीरियड में आप सेल करते हैं उस पर्टिकुलर आइटम को, उस पीरियड में उस वारंटी एक्सपेंस को लिखा जाना चाहिए, चूंकि सेल को मैच किया जाना चाहिए उसके करंट पीरियड के एक्सपेंसेस के साथ। ठीक है, तो इसलिए जिस पीरियड में आप सेल करते हैं उसी पीरियड में आप उसको एक्सपेंस रिपोर्ट करेंगे, चूंकि वो 12 मंथ की टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं, तो इसलिए उसी पीरियड में आ जाती है। समहाउ अगर कोई रहती हो तो वो आपकी करंट लायबिलिटीज में रिपोर्ट हो जाएगी। इसी तरह कॉर्पोरेट इनकम टैक्सेस भी इसी तरह से आपकी ये लायबिलिटी होते हैं और आपको इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिपोर्ट करना होता है। और क्वार्टरली चूंकि पाकिस्तान में पे होता है, अब यहाँ पे मंथली की एग्जांपल दी गई है, ये चूंकि हमने पहले बात की है कि ये यूएस के जो सेटअप है उसको माइंड में रखकर ये बुक लिखी गई है, तो इसलिए इस बुक में जो एग्जाम्पल ज़्यादातर आपको मिलती हैं वो उस सेटअप के लिहाज से है। फिर हमें मिलती है जी कंटीजेंट लायबिलिटीज। अच्छा, कंटीजेंट लायबिलिटीज ऐसी होती हैं जो कि आपको पता है कि जिनकी अकरेंस डिपेंड करती है किसी और इवेंट के अकर होने पे, यानी कि आप कह लीजिए कि अगर एक पर्टिकुलर इवेंट जो कि अनसर्टेन होता है, इवेंट होता है, वो अकर होगा तो आप पे इम्पोज होगी। मैंने आपको क्लास में भी एग्जांपल दी थी कि इसकी एग्जांपल मिल सकती है आपके अगेंस्ट कोर्ट में कोई केस जो है वो इस वक्त कह लीजिए कि प्लीट हो रहा है, तो वो केस आप विन कर सकते हैं या आप कह लीजिए वो केस लूज कर सकते हैं, डिपेंड। तो हो सकता है कि उस केस को लूज करने पे अगर आप हार जाते हैं, आप पे कोई पेनल्टी इंपोज हो जाए, वो अगर पेनल्टी इंपोज हो जाती है तो आप पे कंटीजेंट लायबिलिटी बन जाती है। ऐसी लायबिलिटीज को आपको याद होगा हमने कहा था डिस्क्लोजर प्रिंसिपल के अंडर डिस्क्लोज करना जरूरी होता है ताकि यूजर्स को फेयर पिक्चर बिजनेस की मिल सके। या इसकी एग्जांपल मिल सकती है कि आपने किसी और पर्सन के डेट की गारंटी ली हुई है, जैसे प्राइम मिनिस्टर स्कीम आपको मिलती है पाकिस्तान में, उसके लिए गारंटर के तौर पर अगर आप किसी को गारंटी प्रोवाइड कर देते हैं कि गारंटी जो है वो आपके लिए कंटीजेंट लायबिलिटी बन सकती है। तो समहाउ कंटीजेंट लायबिलिटी हमने ये बात की है कि आपके लिए यहाँ पर क्या बनता है
आपके लिए लायबिलिटी बन सकती है। ठीक है, और डिस्क्लोजर प्रिंसिपल के अंदर इसको हमने एस्टिमेट करके बताना भी होता है कि इतनी अमाउंट मेरे पे इम्पोज हो सकती है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच जी, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।